रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बता दो, तो बता देना कि भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है, जलना भी रासायनिक परिवर्तन है और दहन भी रासायनिक परिवर्तन है। दहन माने ही जलना होता है, ये क्या रासायनिक परिवर्तन है। और आप सभी बच्चे पता है कि जब कोई ए पदार्थ से बी पदार्थ बनता है, ठीक है, अगर बी पदार्थ से लौट करके ए पदार्थ नहीं बने तो बच्चों वो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। अगर बच्चों बी पदार्थ से पुनः ए पदार्थ प्राप्त हो जाए तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे कांच का टूटना है, एक भौतिक परिवर्तन है। जल से बर्फ का बनना है, बर्फ से पुनः जल बन जाती है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में बच्चों क्या होता है, रासायनिक गुण बदल जाते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में बाहरी जो स्वरूप है वही बदलता है। जैसे शक्कर है, शक्कर से आप बतासे बना सकते हैं, शक्कर से आप मिश्री बना सकते हैं, मिश्री से शक्कर बना सकते हैं, शक्कर से बतासे बना सकते हैं। जब आप वही उत्पाद से पुनः हम क्रिया कारक बना पाएँ तो ऐसे को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ऐसे दूध से दही में परिवर्तन कैसा उदाहरण है, आप कमेंट में जरूर बताएं। अब है पोटास एलम के। अब क्या है, अब आपका जो प्रश्न है कि पोटास एलम के अशुद्ध नमूने को शुद्ध करने की विधि है। पोटास एलम मान होता है बच्चों फिटकरी का सूत्र क्या पता है आपको, K2SO4 और Al2SO4 होल 3 और इनटू 24H2, ये आपका पोटास एलम फिटकरी का सूत्र है आपका। इसको शुद्ध किससे करते हैं, इसको शुद्ध करते हैं क्रिस्टलीकरण विधि से, क्रिस्टलीकरण के जो हैं उदाहरण परीक्षा में और पूछे जा सकते हैं। तो क्रिस्टलीकरण से बच्चों क्या समुद्री जल से जो नमक बनाया जाता है, ये भी क्रिस्टलीकरण का उदाहरण है। समुद्री जल से नमक बनाना क्रिस्टलीकरण का उदाहरण है। इसके अलावा बच्चों ऊर्ध्वपातन, ऐसा प्रश्न आया कि ऊर्ध्वपातन से किससे तो शुद्ध करते हैं, तो आपका आयोडीन है, ऊर्ध्वपातन से शुद्ध करते हैं। माने जब कोई ठोस पदार्थ है सीधे वो किस में बदल जाए, वो सीधे गैस में बदल जाए, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो आयोडीन हो गया आपका, ठीक है, एक आपका नेफ्थेलिन हो गया, एक आपका एंथ्रासिन हो गया। ये जो सभी क्या है बच्चों, ये ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत आते हैं। कौन सा, आयोडीन, नेफ्थेलिन, एंथ्रासिन। इसके अलावा एक उदाहरण और अमोनियम क्लोराइड, कौन है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो ये ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी ऊर्ध्वपातन से शुद्ध कर लेते हैं, आयोडीन को, नेफ्थेलिन को, एंथ्रासिन को और अमोनियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया से। तो ऐसा प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो हमने सोचा कि आपको ये हम बता दें। अब विलयन पर क्या प्रश्न आते हैं। टिंकचर आयोडीन की विलयन में विलय, माने टिंकचर आयोडीन का जो विलयन है इसमें विलय है। विलय माने बच्चों इसमें क्या घुला हुआ है, ये आपसे पूछा है। तो टिंकचर आयोडीन, तो जब आयोडीन के नाम से है बच्चों तो इसमें आयोडीन घुला हुआ है। इसमें क्या घुला हुआ है, आयोडीन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, आयोडीन इसमें घुला हुआ है। तो बच्चों ये बनता कैसे बनता है, तो यहाँ पर देखो जो आयोडीन का टिंक्चर जो है बच्चों कीटाणु रोधी गुण रखता है, ये तो क्लियर हो गया, माने कीटाणुओं को मारने के काम में आता है। इसको बच्चों कैसे बनाते हैं, एल्कोहल में आयोडीन घोल देते हैं, इससे बन जाता है। माने एल्कोहल में आयोडीन घोलने से टिंक्चर आयोडीन का विलयन बन जाता है। जब आपको चोट लग जाती है तो डॉक्टर जो है एक पट्टी में जो विलयन लगाते हैं बैगनी कलर का, वो टिंक्चर आयोडीन होता है। अब एल्कोहल क्या होता है बच्चों, ये शुद्ध एल्कोहल होता है, माने एथिल एल्कोहल होता है। अब एथिल एल्कोहल का सूत्र किसी को पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। जैसे बात करते हैं चीनी का शरबत है, शरबत तो पिया होगा, नींबू की शिकंजी नहीं पी आपने, चीनी का शरबत है, पेप्सी है, ये सब क्या विलयन है, और विलयन जो कैसे विलयन है, समांगी विलयन है।
पेप्सी में क्या होता है बच्चों? पेप्सी में पानी होता है और उसमें CO2 गैस विली रहती है। पानी में CO2 गैस विली रहती है, उसे अपने पेप्सी बोलते हैं, थम्स अप बोलते हैं। अब बात करते हैं वायु 1 बिलियन है। वायु 1 बिलियन है, तो वायु में बच्चों गैसों का मिश्रण पाया जाता है। गैसों का मिश्रण से मतलब है इसमें देखो जो आपकी ऑक्सीजन गैस है, जो नाइट्रोजन है, जैसे आपकी इसमें नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस जो है बच्चों वायु में कितनी होती है? 78% होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसमें आर्गन भी होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वायु 1 बिलियन है गैस में गैस का। वायु 1 बिलियन है गैस में गैस का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ये इसका आपका सही आंसर है। अब है कोलाइडी विलयन। अब है कोलाइडी विलयन। अब है कोलाइडी विलयन। वास्तव में विषमांगी मिश्रण होता है। तो कोलाइडी विलयन कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। तो एक प्रश्न आपका यहीं से कंप्लीट हो जाता है कि कोलाइडी विलयन कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, जिसमें कणों का जो व्यास है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। मतलब कणों का जो व्यास है बच्चों कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। जब 1 नैनोमीटर से कम होता है तो इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। आँखों से मतलब है इन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, माने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके तो आप देख सकते हैं। ठीक है। अब फिर लिखा हुआ है कि टिंडल प्रभाव किस विलयन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? टिंडल प्रभाव बच्चों किस विलयन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब कोलाइडी विलयन कैसा होता है? ऊपर ही लिखा है कोलाइडी विलयन वास्तव में विषमांगी होता है। तो टिंडल प्रभाव कोलाइडी विषमांगी विलयन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका एक उदाहरण बहुत अच्छा है, देख लेते हैं अपन। अंधेरे कमरे में, कमरा है उसमें अंधेरा है, माने आपने गेट बंद कर दिया तो अंधेरा हो गया। तो अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण का चमकना टिंडल प्रभाव कहलाता है। अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण का चमकना टिंडल प्रभाव कहलाता है, क्योंकि उस कमरे में जो कोलाइडी विलयन के जो कण हैं वो चमकते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है दूध, गोंद व जेली भी एक कोलाइडी विलयन है। तो यहाँ परीक्षा में कई बार प्रश्न बनता है कोलाइडी विलयन के उदाहरण। तो आपका दूध हो गया, गोंद हो गई व जेली। दूध, गोंद, जेली, इसके अलावा स्टार्च विलयन, इसके अलावा स्टार्च विलयन भी बच्चों कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। कोलाइडी कणों को आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इन्हें छान तो नहीं सकते हैं पर अलग तो कर सकते हैं। तो एक यहाँ नई बात निकल के सामने आई है, कोलाइडी विलयन को किसी भी फिल्टर पेपर से, किसी भी छलनी से छान तो नहीं सकते पर अलग कर सकते हैं। पर अलग कर सकते हैं, कई विधियां हैं। जैसे कि दूध को छानो तो पूरा छन जाएगा, लेकिन दूध से अलग करते हैं मलाई। ठीक है, मक्खन, दूध से मलाई मक्खन अलग करते हैं, उसको कहते हैं अपकेंद्रण तकनीक। दूध से मलाई अलग करना या दूध से मक्खन अलग करना अपकेंद्रण तकनीक कहलाता है। तो अलग तो कर सकते हैं पर छान नहीं सकते हैं। अब कोलाइडी विलयन परिक्षेपित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। माने देखो इंपॉर्टेंट है, जो कोलाइडी विलयन है ये कैसे बनता है? परिक्षेपित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। हम सांद्रता के बारे में जानते हैं। सांद्रता क्या होती है? तो विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। माने कोई विलायक है, उसमें जो पदार्थ हम घोल रहे हैं उसकी मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है सांद्रता भी बढ़ती जाती है। तो विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। अब हम निलंबन के बारे में आपसे चर्चा करते हैं कि निलंबन वास्तव में क्या होता है। अब हम निलंबन के बारे में चर्चा करते हैं कि वास्तव में निलंबन क्या होता है, इसको देखते हैं।
निलंबन भी एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है। जिस तरह से कोलाइडी विलीन विषमांगी होता है, उसी तरीके से निलंबन भी एक विषमांगी मिश्रण है, जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। अच्छा, देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। पुनः एक बार और देखो, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। निलंबन को छान भी सकते हैं, जबकि कोलाइडी विलीन को नहीं छान पा रहे थे अपन, तो निलंबन को छान सकते हैं। निलंबन कणों को खुली आँखों से भी देख सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, निलंबन को देख सकते हैं, छान भी सकते हैं निलंबन को, और निलंबन के जो कण हैं उनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। अब हम पृथक्करण के बारे में जानते हैं। पृथक्करण क्या है? पृथक्करण अलग करना, माने अब चाहे आप हाथ से अलग करना हो, चाहे छलनी से हम कणों को अलग करें, पदार्थों को अलग करें, वो पृथक्करण ही कहलाता है। हम बात कर रहे हैं पृथक्करण के बारे में, माने अलग करना, जो पदार्थों का जो विलयन है उनमें से घटकों को अलग करना। तो एक तकनीक है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी से जो एक प्रश्न बनता है कि रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करते हैं। जो आपका ब्लड है, जो आपका रक्त है, इससे नशीले पदार्थों को पृथक करते हैं, माने अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं? इनको अलग करते हैं क्रोमेटोग्राफी तकनीक से अलग करते हैं। किससे? क्रोमेटोग्राफी तकनीक से अलग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी पर कई बार परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से समझना है। कैसे प्रश्न बनते हैं वो अपन यहाँ पर देखते हैं। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट अलग करने में, तो माने एक क्या होता है, एक विलयन होता है, स्याही हो सकती है या कोई फूल का रस हो सकता है, उसमें एक पेपर आता है, तो पेपर में इन रंगों को हम अलग अलग कर सकते हैं। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करते हैं क्रोमेटोग्राफी से। डाई में से घटक रंगों को अलग करते हैं क्रोमेटोग्राफी से। बाष्पीकरण से स्याही पृथक करते हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक से स्याही पृथक करते हैं। रंग वाले घटक डाई को, माने यहाँ आपको ध्यान रखना है डाई, तो डाई को क्रोमेटोग्राफी विधि से अलग करते हैं। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी जो है, इसमें क्रोमा का अर्थ क्या होता है? इसमें क्रोमा का अर्थ होता है रंग। क्रोमा का अर्थ होता है बच्चों रंग। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर रखना है डाई, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाई पर प्रश्न आया कि डाई के घटक रंगों को अलग करते हैं क्रोमेटोग्राफी तकनीक से। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है आपके लिए, तो आप सभी। अब है आसवन क्या है? आसवन क्या है? दो घुलनशील विलयनों के मिश्रण को, दो घुलने वाले विलयन हैं, इनके मिश्रण को हम जो जिस विधि से अलग करते हैं उसे अपन आसवन कहते हैं। फिर क्या है? दो घुलनशील द्रवों को पृथक्करण कीप विधि से अलग करते हैं। यहाँ भी आप समझो, यहाँ हम गलत बोल गए, ये लिखा हुआ दो अघुलनशील द्रवों को, दो अघुलनशील द्रव हैं जब, लेकिन आपने इनको मिला दिए हैं। जैसे पानी में आपने तेल मिला दिया है, तेल में पानी मिला दिया है, तो इनको अलग कैसे करते हैं? इनको अलग करते हैं पृथक्करण कीप विधि से। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, दो अघुलनशील द्रव हैं, इनको पृथक्करण कीप से अलग करते हैं। दो अघुलनशील की बात हो रही है, लेकिन जो दो घुलनशील विलयन हैं, इनको आसवन से अलग करते हैं, क्योंकि जिसका तापक्रम ज़्यादा होगा वो पहले वाष्प बन करके उड़ जाएगा, उसको अलग कर लेंगे, संघनित कर लेंगे। तो ऐसे परीक्षा में प्रश्न आपके पूछे गए। अब है दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रवों में 25 केल्विन से कम अंतर है, उनके मिश्रण को प्रभाजी आसवन से पृथक करते हैं। क्वथनांक में अंतर होने पर प्रभाजी आसवन विधि प्रयुक्त करते हैं। पेट्रोल से डीजल अलग करना, आसुत जल आसवन विधि से प्राप्त कर सकते हैं। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से रंजक को प्राप्त करने में आसवन विधि प्रयुक्त करते हैं।
तो यहाँ पर आपको कठिन लग रहा होगा, दोबारा से देखते हैं अपन। 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों में यदि 25 केल्विन से कम अंतर है तो उनको प्रभाजी आसवन से अलग करते हैं। माने सी और दूसरा पॉइंट जो है कि क्वथनांक में अंतर होने पर ही प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पेट्रोल से डीजल अलग करना, ये प्रभाजी आसवन विधि है। पेट्रोल से डीजल अलग करते हैं प्रभाजी आसवन विधि से। आसुत जल माने डिस्टिल जो वाटर होता है, इसको भी आसवन विधि से ही प्राप्त किया जाता है। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से, पुष्प की जो पंखुड़ियाँ उनको हम निचोड़ते हैं तो उनमें से कलर प्राप्त होता है। अब कलर को इसको पृथक करने में बच्चों आसवन विधि प्रयुक्त करते हैं। अब है आपका ऊर्ध्वपातन। क्या है ऊर्ध्वपातन, इसको समझते हैं। किसी पदार्थ को ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। आपके सामने ऑप्शन है, नेफ्थलीन भी ऊर्ध्वपातित होता है, अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातित होता है, एंथ्रासिन भी ऊर्ध्वपातित होता है। तो प्रूफ सभी आपका आंसर सही है। आप बात को समझो कि कोई पदार्थ है ठोस से सीधे वाष्प में बदल रहा है, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। फिर प्रश्न ऐसा आएगा कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो कब एंथ्रासिन भी ऊर्ध्वपातित होता है, नेफ्थलीन भी ऊर्ध्वपातित होता है, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातित होता है। तो इसका आंसर क्या है आपका, उपरोक्त सभी सही आंसर आपका करेक्ट है। इसके अलावा यहाँ आयोडीन नहीं दिया है विकल्प में, तो आयोडीन भी ऊर्ध्वपातित होता है। ए नक से अपन याद कर सकते हैं, ए से एंथ्रासिन, ठीक है, और ना से नेफ्थलीन, ए नक अमोनियम क्लोराइड। तो ये सभी जो 4 उदाहरण हैं यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब है नमक एवं कपूर के मिश्रण को, नमक है और कपूर दोनों को आपने मिला दिया, इसको अलग कैसे करेंगे। तो नमक और कपूर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करते हैं। कैसे अलग करेंगे, कपूर जो है जब हम गर्म करेंगे इस मिश्रण को तो कपूर वाष्प बन करके उड़ जाता है, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। जबकि नमक नहीं उड़ता है, तो नमक रह जाता है तली में, कपूर को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो कपूर को हम शुद्ध करते हैं ऊर्ध्वपातन विधि से या अलग करते हैं। प्रश्न है कि नमक और आयोडीन के मिश्रण आपको दिया है, नमक और आयोडीन का मिश्रण दिया है, इसको कैसे आयोडीन को अलग कैसे करेंगे। तो सीधी सीधी वही बात है कि नमक रह जाएगा, गर्म करते हैं तो आयोडीन उड़ जाता है, तो हम इसको आयोडीन को संघनित कर लेते हैं। इसको हम प्रयोग के द्वारा आपको बताएंगे, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करते हैं। फिर वही प्रश्न है आपके सामने कि नमक एवं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जाता है। कोई समस्या नहीं है कि जब हम गर्म करते हैं इस मिश्रण को, इस विलयन को, तो नमक रह जाता है तली में और अमोनियम क्लोराइड वाष्प बन करके उड़ जाता है, जिसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। प्रिय छात्रों, अगले वीडियो में हम आपको यह देखिए आपके सामने जो उदाहरण है भौतिक परिवर्तन के, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। फिर आपके सामने यहाँ पर उदाहरण रासायनिक परिवर्तन के हैं, इनको भी आप अच्छे से यहाँ पर आप याद कर लीजिए।
अगले वीडियो में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आपकी इच्छा है तो लाइक कर सकते हैं। यह और इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, इन्हें आप देख सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।